तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपकी अपनी क्लास लर्निंग विद A2 पर। कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण क्लासें आपके सामने नहीं आ पाई हैं। तो आज फिर एक नई क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि 4 मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम से पहले पहले मैं आपको कम से कम साइंस के 10 अनसोल्ड पेपर कराऊंगा। उसी को देखते हुए आज आपके सामने अनसोल्ड पेपर नंबर 4 आपके सामने हम लेकर आए हैं। यानी कि आज जो अनसोल्ड पेपर की क्लास होगी वो 4 है। ठीक है, तो वह शुरुआत करते हैं शुरू से ही। देखो, जैसे कि मैंने आपसे पीछे ही बताया था, पिछली क्लास में मैंने ये वाली कंडीशन आपको बता दी है कि भैया 15 मिनट पहले आपको एग्जाम पेपर मिल जाएगा और 15 मिनट पहले एग्जाम पेपर मिलने के बाद आपको यहाँ पे अपना अनुक्रमांक और यहाँ पे अपना आपको अपना नाम लिखना होगा। ठीक है, इस सारी कंडीशन मैंने पिछली क्लास में बता दी हैं। आज एक क्लास की नई शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। ठीक है, सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो पार्ट 1 खंड आ की बात करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न उपभाग नंबर 1। तीन खंड आ के अंदर 3 उपभाग होते हैं। उपभाग 1 में जो आता है आपका फिजिक्स आता है, और उपभाग 2 में आता है आपका केमिस्ट्री, और उपभाग नंबर 3 में जो आता है आपका आता है बायोलॉजी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन की, किसी आपतन दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण का अक्ष परिच्छेद करती है, यानी कि किरण कहाँ जाएगी। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको पढ़ाया था कि आपतन दर्पण के अंदर मुख्य फोकस यहाँ पर बिंदु P होता है और यहाँ पर F होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है C। यहाँ वक्रता कैन C, यहाँ पर क्या होता है F होता है। यदि कोई भी आपतित किरण, जैसे कि हम आपको पीछे पढ़ाया था, कोई भी आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ जाती है तो मुख्य फोकस में होकर चली जाती है। परिवर्तित किरण मुख्य फोकस में होकर चली जाती है। दूसरे नियम की अगर हम बात करेंगे, कोई भी आपतित किरण यदि मुख्य फोकस में होकर जाती है तो मुख्य अक्ष क्या से हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष क्या से हो जाती है, समांतर हो जाती है। लेकिन अगर हम तीसरी बात करें, अगर तीसरी कंडीशन है, यानी कि तीसरे नियम की अगर हम बात करें, कोई भी आपतित किरण यदि वक्रता कैन C में डालते हैं तो उसी दिशा पर क्या हो जाती है, देखो उसी दिशा पर क्या हो जाती है, वापिस हो जाती है। तो प्रकाश के परावर्तन के द्वारा 6 नियम जो हमने आपको पढ़ाए थे कि पृथ्वी बनने के 6 नियम होते हैं, लेकिन उसको बनाने के 3 नियम होते हैं। यदि कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो टकरा के मुख्य फोकस में हो जाती है। दूसरी की बात करें तो कोई आपतित किरण मुख्य फोकस में डालते हैं तो टकरा के मुख्य अक्ष कैसे हो जाती है, समांतर हो जाती है। यदि कोई आपतित किरण वक्रता कैन C में डालते हैं तो उसी दिशा पर क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये बात लिख रखी है, किसी आपतन दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग पर वापस आ जाती है। तो कहाँ किस वाले उसमें आ गई, फोकस पर। फोकस है तो ध्रुव के मध्य में, वक्रता केंद्र C पर। तो देखो वक्रता केंद्र C पर उसी दिशा पर क्या आ जाएगी, प्रकाश किरण क्या आती है, वापस आ जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। एक लेंस वस्तु की स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा तथा अपवर्तित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस कैसा होगा, तो लेंस होगा अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस की अगर हम बात करेंगे, यदि हमने वस्तु इधर रखी है, अगर हमने इस साइड अगर वस्तु रखी है तो मुख्य के समांतर आपतित किरण जाती है, जो टकरा के मुख्य फोकस में होकर चली जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र C में डालते हैं, जो उसी दिशा पर बिल्कुल सीधे निकल जाती है। इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे खींचें तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब होगा और सीधा भी होगा। आभासी प्रतिबिंब सीधा और क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब सीधा और वस्तु की ही तरफ होगा, वस्तु की ही तरफ होता है। तो इस प्रकार का देखो आभासी सीधा और अपवर्तित प्रतिबिंब जो बनता है वो उस प्रकार का लेंस कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे उस प्रकार का लेंस जो होगा वो लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो देखो फोकस दूरी में अगर आप परिवर्तित करोगे तो मांसपेशियों द्वारा, किसके द्वारा, मांसपेशियों द्वारा क्या करोगे, आप परिवर्तित करोगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। उत्तरदायी प्रकाशीय घटना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रकीर्णन। ठीक है, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट लिखा है, तो ये P का मान दे रखा है 440 वाट, 440 वाट। ठीक है, 440 वाट। आगे अगर हम देखो बात करते हैं, और 200 वोल्ट अंकित है, 200 वोल्ट अंकित है, तो B का मान हमारे पास है 220 वोल्ट। कितना वोल्ट, 220 वोल्ट। क्वेश्चन कह रहा है बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, बल्ब में फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि R का मान हमें क्या है, निकालना है। तो P बराबर फार्मूला होता है B² अपॉन में R होता है। इसको हम
R बराबर बी स्क्वायर अपॉन पी लिख सकते हैं। अगर हम बी का मान रखें तो बी का मान दे रखा है 220 वोल्ट, तो 220 इंटू 220 दो जगह लिख लो इसको, अपॉन पी का मान दे रखा है 440 वाट। ठीक है, 220 को 440 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, तो आर का मान जो आ जाएगा 220 अपॉन में 2। ठीक है, इसको काटेंगे तो काटेगा 110 बार, 110 प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा 110 ओम। 110 क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, तो हम बोलेंगे 110 ओम होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन के देखो हम बात करते हैं बच्चे, विद्युत परिपथ में होने वाले कुछ अवयवों के लिए संकेत चिन्ह ए में दिए गए हैं, स्तंभ बी में दिए गए नामांकित से सम्मेलन का सही क्रम सही विकल्प का चयन कीजिए। सही है, ये बात यहाँ पर लिख रखी है। देखो तो ये वाली जब भी मैंने आपको बताया था कि जो विद्युत प्रतिरोध के चिन्ह होते हैं, अगर ये इस टाइप से अगर हमने चिन्ह लगा दिया तो ये प्रतिरोध होता है। क्या होता है, ये प्रतिरोध। और अगर हमने इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर हमने करंट इधर कर दिया तो देखो प्रतिरोध का परिवर्तन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिरोध का परिवर्तन। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन की बात करेंगे तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा प्रतिरोध का परिवर्तन, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा तीसरे वाले पर। ऑप्शन नंबर एक जो ऑप्शन नंबर एक बन गया उसका मिलान हो रहा है थर्ड वाले क्वेश्चन से, किससे हो रहा है, थर्ड से हो रहा है। देखो अगर हमने बीच में लगाया है ए, तो इसका मतलब होता है ये एमीटर है। क्या है, ये एमीटर। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का जो मिलान हो रहा है वो हो रहा है फोर्थ से। इसी प्रकार तीसरे वाले की बात करेंगे तो देखो ये लिख रखा है, देखो ये जो होते हैं ये सेल होते हैं। क्या होते हैं, सेल। तो इसका मिलान जो हो रहा है वो हो रहा है दूसरे वाले से, तो तीसरे का मिलान जो हुआ है वो हुआ है दूसरे वाले से। इसी प्रकार लास्ट में तार क्रॉसिंग है, देखो इसका जो मिलान हो जाएगा किससे हो जाएगा, तार क्रॉसिंग से। तो फोर्थ का जो आ जाएगा आंसर वो कितना आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो इसी प्रकार देखते हैं इन चारों क्वेश्चनों में से कौन सा क्वेश्चन यानी कि कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है। तो पहले वाले का देखो थर्ड ये सही मिल रहा है हमें, दूसरे वाले का फोर्थ, तीसरे वाले का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहले ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। किसी धारावाही परखनली के स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होती है, यानी कि चुंबक के दो सिरे होते हैं, चुंबक के दो सिरे होते हैं मेरे दोस्त, एक होता है एन, एक होता है एस। और यदि हम इस चुंबक को देखो, एन माने होता है उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं बच्चे उत्तरी ध्रुव, और जब को इसको बोलते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ध्रुव माना होता है पोल, ठीक है, पोल जिसको हम सिरा बोलते हैं। तो किसी भी चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर चुंबक किस साइड यानी किस दिशा में क्या होती है, ठहरती है, तो हम बोलेंगे उत्तर और दक्षिण के बीच। तो हम बोलेंगे उत्तर दक्षिण में। कैसे ठहरती है, उत्तर और दक्षिण में। इसी प्रकार देखो अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करेंगे उससे पहले यहाँ पर लिख रखा है, देखो उपभाग नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 2 यानी केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि साइंस के अंदर 2 खंड होते हैं, खंड आ तथा खंड बा। खंड आ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। फिर मैंने आपको यही बताया था कि खंड आ में तीन पार्ट में डिवाइड होगा। जो सब पार्ट नंबर 1 यानी कि जब उपभाग नंबर 1 होता है उसमें फिजिक्स होता है, और उपभाग नंबर 2 के अंदर क्या होती है, केमिस्ट्री, और उपभाग नंबर 3 के अंदर क्या होता है, बायोलॉजी होती है। तो अब उपभाग नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती, ठोस अवस्था में नहीं होती। तो कोई मैग्नीशियम धातु भी ठोस अवस्था में होती है, कॉपर धातु भी ठोस अवस्था में होती है, मरकरी धातु, और एक है हमारे पास एल्यूमिनियम धातु। तो कौन सी धातु रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में नहीं होती, अर्थात लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, तो हम बोलेंगे मरकरी। कौन सी धातु है, मरकरी धातु। इसी प्रकार अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जब हम अम्ल की अभिक्रिया, देखो जब हम अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे बच्चे, क्षारक से कराएंगे, तो साथ में प्राप्त होता है लवण, और प्लस साथ में क्या प्राप्त होगा, देखो जल प्राप्त होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें H2SO4 अम्ल की बात करें, क्षार की बात करें तो MgOH का होल ट्वाइस, सही है, और लवण की बात करेंगे तो बन जाएगा MgSO4, और साथ में बनेगा 2H2। क्या बनेगा, 2H2। जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण बताइए, निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण। देखो 10वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ठोस अवस्था को जब हम इसको गर्म करेंगे तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब एक अभिकारक को अपघटित कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं तो उसको हम बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
शून्य शून्य pH वाला विलयन होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है। देखो हमने आपको बताया था कि जब pH का मान 0 से लेकर 7 तक होता है तो विलयन होता है अम्लीय। कैसा विलयन होता है? अम्लीय। जब pH का मान 7 ही होता है, कितना होता है? 7 होता है, तो विलयन होता है उदासीन। जब pH का मान 7 से 14 तक होता है तो विलयन होता है क्षारीय। कितना विलयन होता है? क्षारीय होता है। तो जब pH का मान कितना? 0 है तो विलयन कैसा होगा? तो विलयन होगा अम्लीय विलयन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में से एल्काइन है। एल्काइन किसे बोलते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड होता है उसको एल्काइन बोलते हैं। कार्बन कार्बन बीच में अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाता तो उसको एल्केन बोलते हैं। कार्बन कार्बन बीच में अगर डबल बॉन्ड पाया जाता तो उसको एल्कीन बोलते हैं। और कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता तो उसको एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइन। तो निम्नलिखित में से एल्काइन है, तो देखो कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड ये भी नहीं हो सकता, ना ही ये हो सकता और ना ही ये हो सकता। ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, तो एल्काइन जो हो वो ये ऑप्शन नंबर बी। हम बोलेंगे कार्बन कार्बन बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता तो उसको हम एल्काइन कहते हैं। तो निम्नलिखित में से एल्काइन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ईंधन एवं औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है तो हम बोलेंगे एल्कोहल, जिसको हम एथिल एल्कोहल ही बोलते हैं। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, जिसका आयुपेशी नाम एथेनॉल होता है। क्या नाम होता है? एथेनॉल। जिसका अणु सूत्र होता है C2H5OH। और इसका जो उपयोग होता है वो होता है ईंधन के रूप में और औषधियों के रूप में, यानी कि मेडिसिन के रूप में भी क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। किसका? एथिल एल्कोहल का, जिसको सामान्य भाषा में हम शराब भी बोला जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आई आप लोगों को? ईंधन और औषधि के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो हम बोलेंगे एथेनॉल का, यानी कि एथिल एल्कोहल का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं मेरे दोस्त। देखो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। उपभाग नंबर 3 स्टार्ट हो गया, सब सेक्शन नंबर 3। अब इसमें जो मिलेगा आपको बायोलॉजी मिलेगी। ठीक है, गुर्दे की इकाई को उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है तो हम बोलेंगे नेफ्रॉन। ठीक है, गुर्दे की इकाई में उत्सर्जन की प्रक्रिया में, उत्सर्जन यानी कि किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और उत्सर्जित पदार्थों को बाहर करने के लिए गुर्दे में कौन सी प्रक्रिया भाग लेती है? तो हम बोलेंगे नेफ्रॉन। क्या बोलेगा? नेफ्रॉन। ठीक है, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो देखो पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? मान लो ये पृथ्वी है और ये इसकी रूट है, यानी रूट बोलो तो जड़ है इसकी। जड़ में यहाँ पर तना है और ये यहाँ हमने मान ली ये पत्ती है। ये क्या है बताओ? ये पत्ती है। तो अगर हम देखो यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बता तो आया हूँ, आज भी देखो मैं बता रहा हूँ, अगर धरती में से जल जड़ों के द्वारा, जल से होते हुए तने के द्वारा पत्ती के द्वारा, और यहाँ से जब बाहर निकलेगा जल, इसको जल वापसीकरण बोलेंगे, पत्तियों द्वारा जल वापसीकरण बोलेंगे। तो जल का आवागमन, जल का जो वाहन हो, जल पौधे में जाइलम, यानी कि ये जो प्रक्रिया हो रही है जाइलम की प्रक्रिया है। तो पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो हम बोलेंगे जल का वाहन करने के लिए। जल का भोजन का वाहन करने के लिए भी नहीं, ऑक्सीजन के वाहन करने का भी के लिए नहीं, एमिनो अम्ल का वाहन करने के लिए भी नहीं हो सकता। तो पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो हम बोलेंगे जल का वाहन करने, यानी कि जल को ले जाने के लिए कार्य करता है। ठीक है, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। मैंने आपको पढ़ाया था स्वयंपोषी पोषण वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वयंपोषी पोषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सभी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करेंगे सूर्य के प्रकाश में, किसके प्रकाश में? सूर्य का प्रकाश। सही है, तो यहाँ पर एक पदार्थ बनेगा जिसका नाम होगा क्लोरोफिल। क्या नाम होगा? देखो क्लोरोफिल, जिसको हम हरित लवक भी बोलते हैं। ठीक है, इससे बनेगा हमारे पास ग्लूकोज, यानी कि हम इसको बोल देंगे बच्चे ये बनेगा C6H12 और O6 साथ में बनेगा O2। तो कह रहा है प्रकाश संश्लेषण, स्वयंपोषी पोषण की बात करेंगे तो ये क्या है? ये एक प्रकाश संश्लेषण है। ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सही है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल दोनों होंगे। क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। साथ में हम बात करेंगे सूर्य प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। तो हम बोलेंगे इनमें सभी की। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो हम ऑप्शन लगा देंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर का वह इकाई है जो
ऊर्जा को उत्सर्जन करता है, यानी कि ऊर्जा बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरोवेट का ऑक्सीकरण कोशिका किस भाग में होता है, तो हम बोलेंगे बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मेंडल ने अपने प्रयोग में मेंडल ने अपना प्रयोग किया था अनुमासिकता के लिए, सही है, जिसे अनुमासिकता का जनक कहा जाता है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने 7 डिफरेंट टाइप की किस्मों को अपने प्रयोग में उपयोग किया था। साथ ही मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो हम बोलेंगे मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वंशगत गुणों पर मटर के उद्यान के लिए, चावल के उत्पादों के लिए और गेहूं के उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन नंबर देखो ये तो हमारा गलत हो गया, मटर के उत्पादन के लिए नहीं, वंशगत गुणों के लिए। किसके लिए, वंशगत गुणों के लिए, यानी कि अनुमासिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, वंशगति लक्षण कहलाता है। और इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वंशगति कहलाएगी। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो वंशगति लक्षणों को देखने के लिए किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग किया था किस पे, वंशगत गुणों के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ, तो हम बोलेंगे कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का, और क्वेश्चन काफी फिर बना है, इस बार भी क्वेश्चन बनने के चांस है कि ओजोन परत जो है उसका जो क्षय हो रहा है, यानी कि जो उसका वो उसके नष्ट होने की जो प्रक्रिया हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, तो हम बोलेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत क्या हो रही है, क्षय हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा, आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा, यानी कौन किस पर डिपेंड होगा, तो हम बोलेंगे घास। अगर घास को जो खाएगी वो खाएगी बकरी। देखो घास को कौन खाता है, बकरी खाता है। और बकरी को मांसाहारी क्या खाएगा बताओ, जानवर खाते हैं जैसे कि मानव। तो मांसाहारी मानव बकरी खाता है, बकरी कैसे खाती है, घास खाती है। तो बकरी डिपेंड किस पे है, घास पर, और मानव किस पर डिपेंड है, देखो बकरी पर। तो घास, गेहूं, आम ये डिपेंड एक दूसरे पर नहीं है। बकरी, गाय, हाथी ये सेम जानवर हैं, ये भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। घास, मछली, बकरी ये भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा, तो हम बोलेंगे घास, बकरी और मानव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो मिला आपको, देखो वर्णनात्मक खंडबा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइंस का जो पेपर होता है वो 2 भाग में डिवाइडिंग होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल सब आपको जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है, तो वर्णनात्मक प्रश्न देखो उपभाग नंबर 1 स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स। प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझाइए। जैसे कि हमने बताया था प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझने के लिए कम से कम माध्यम का होना आवश्यक है, कम से कम 2 माध्यम का होना आवश्यक है। तो ये जो मैंने माध्यम लिया है ये हमने ग्लास ले लिया, और ऊपर जो माध्यम ले लिया वो ले लिया हमने एयर जो होती है वो विरल होती है, जबकि कांच जो होता है एयर के सामने वो कैसा होता है, सघन होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें एक अभिलंब मान लें, अगर हम इसको अभिलंब मान लें, तो जब कोई आपतित कण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। जब कोई आपतित कण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन की घटना कहलाती है। तो इसमें लैंग्वेज हमें यही लिखी जाएगी, प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझाइए। तो हम इसमें यह बताएंगे जब कोई आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही क्या कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन की घटना कहलाती है। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे नेत्र के दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। यहाँ पे लिख रखा है दीर्घ दृष्टि दोष, तो दीर्घ माने होता है दूर। देखो दीर्घ माने जो होता है, देखो अगर हम इसको यहाँ बोलेंगे तो ये होता है दूर दृष्टि दोष। तो नेत्र के दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके बारे में आप देखो चर्चा करते हैं। तो दूर दृष्टि दोष का जो मतलब होता है, इस प्रकार के दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। हमें सिर्फ लैंग्वेज में यह लिखना है कि इस प्रकार के दोष में दूर की वस्तु में तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु में स्पष्ट दिखाई नहीं देती, जिसे दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस का हमें चश्मे का उपयोग करना होगा। इस वाले क्वेश्चन में आपको यह लिखना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। देखो अगले क्वेश्चन पे देखो हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की देखो अगर हम बात करें
ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपको ऐसा ऐसा इसमें लिखना होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। दर्पण की फोकस दूरी के लिए क्या लिखना है, हमें सूत्र लिखना है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/b ओ प्लस का 1/u। ये किसके लिए होता है, ये दर्पण के लिए होता है। जबकि दर्पण के लिए चाहे दर्पण आपका अवतल दर्पण है, चाहे आपका दर्पण उत्तल है। अगर हमारा अगर लेंस की बात करेंगे, अवतल लेंस हो गए, अवतल या उत्तल लेंस दोनों की अगर हम बात करेंगे लेंस, अगर हम इन दोनों की बात करेंगे, लेंस के लिए सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u। तो लेंस के लिए सूत्र जो होता है, इन तीनों पदों के अंदर बीच में क्या होता है, माइनस होता है, जबकि दर्पण के लिए बीच में क्या होता है, प्लस होता है। तो अवतल या उत्तल दर्पण के लिए फार्मूला जो होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है। लेकिन अवतल या उत्तल लेंस के लिए की अगर हम बात करेंगे तो बीच में क्या होता है, बीच में होता है माइनस, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए, तो हम बोलेंगे 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, यानी कि ये वाला क्वेश्चन हमें लिखना होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो इसको ऐसे रब करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिख रखा है 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, वस्तु की लंबाई की बात करेंगे, वस्तु की लंबाई बाय वन कितने मान लेंगे, 2 सेंटीमीटर मान लेंगे, ठीक है। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो एफ का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख, उत्तल लेंस के सम्मुख अक्ष के लंबवत रखी है, सम्मुख अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस कौन सा है, लेंस है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस की अगर देखो यहाँ पे बात करेंगे तो उत्तल लेंस में तो वस्तु का मान भी प्लस में और फोकस दूरी का मान भी क्या में रखेंगे हम, देखो प्लस में रखेंगे। लंबवत रखिए, लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी चाहे आपका लेंस हो या आपका दर्पण हो, दूरी कहाँ में ले जाती है, वो माइनस में ले जाती है, ठीक है। दर्पण चाहे आपका अवतल या उत्तल दर्पण हो या आपका अवतल या उत्तल लेंस हो, यू का मान हमेशा काय में रखा जाता है, ऋणात्मक रखा जाता है, यानी कि माइनस में रखा जाता है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति के बारे में इसको बताना है आपको। तो देखो यानी कि बी का मान और साथ में प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि बाई 2 का मान क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/b और माइनस का 1/u। मैंने अभी आपको बताया था कि लेंस के लिए अगर हम फार्मूले की बात करेंगे तो लेंस के लिए फार्मूला जो होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ठीक है। एफ के मान की अगर हम बात करेंगे, एफ का मान दे रखा है यहाँ पर 20 बराबर बी का मान हमें क्या करना है, निकालना है। और यू का मान जो दे रखा है वो दे रखा है -30, कितना दे रखा है, -30। 1/20 बराबर 1/b और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/30। तो 1/20 इधर प्लस का इधर आएगा तो काय में आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस में, 1/30 बराबर 1/b, ठीक है। मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो 30 गुणा 20, 30 माइनस 20 बटे में 20 गुणा में कितना 30 बराबर 1/b। 30 में से अगर हम 20 निकाल देंगे तो बचेगा 10 बटे में रह जाएगा 20 गुणा में कितना रह जाएगा यहाँ पे 30 बराबर 1/b, ठीक है। यहाँ पे करते हैं देखो सवाल, इसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो 10 को काटेंगे 20 से तो कितने फट कटेगा, 2 बार कटेगा। और 30 दूनी 60, तो ये आ जाएगा 1/60 बराबर 1/b। बी का मान जो आ गया वो आ गया 60 सेंटीमीटर, कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें जो मान निकालना है बच्चे, देखो यहाँ निकाल के दिखाता हूँ आपको। हमें निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि बी का मान तो हमारा निकल कर आ गया है, हमें निकालना है प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई भी क्या होगी, ठीक है। तो बाई 2 बटे बाई वन फार्मूला होता है b/u, ये होता है फार्मूला। बाई 2 बटे बाई वन बराबर b/u होता है। तो बाई 2 का मान हमें क्या करना है, निकालना है। बाई 1 का मान हमने दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। जबकि b का मान हमने 60 निकाल लिया यहाँ पर देखो। और u का मान जो है पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है, -30 दे रखा है। इसकी अगर हम कैलकुलेशन की बात करेंगे, देखो अगर हम कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो ये इसका होल्ड करेंगे तो 2 फ्री रहेगा, तो बाई 2 बटे में 2 गुणा और -2, यहाँ पर कितना है -2, और ये वाला बटे की चीज़ भी कहाँ हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो बाई 2 का जो मान आ गया वो आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, वो भी काय का, माइनस का, यानी कि -4 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, -4 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, तो हम बोलेंगे 60 सेंटीमीटर। और बस प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, तो प्रतिबिंब की लंबाई होगी -4 सेंटीमीटर। फिर क्या रहा है, प्रकृति ज्ञात करो, उसकी प्रकृति बतानी है आपको। तो देखो हम बोलेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु की लंबाई कितनी है, वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। साथ में अगर हम बात करेंगे आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब होगा।
कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब साथ में अगर हम बात करेंगे तो प्रतिबिंब कैसा होगा? देखो उल्टा होगा। ठीक है, उल्टा होगा। तो इसकी कैलकुलेशन से देखो 2 नंबर में सवाल है। सवाल इजी है बिल्कुल। क्वेश्चन ने ये बोला है कि देखो 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष पर लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्राकृतिक ज्ञात करो। तो प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेंगे तो लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब की लंबाई की बात करेंगे तो प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वो होगी 4 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा है और 2 गुना दूरी पर है, तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, वस्तु के अकॉर्डिंग बड़ा होगा, उल्टा होगा, और कैसा होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल किन किन कारणों पर निर्भर करता है? धारावाही चालकों पर लगने वाला जो बल होता है, यानी कि बल जो है किन किन कारकों पर निर्भर होता है। देखो ठीक है, ये वाली बात क्या करेंगे? धारावाही चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर होता है। देखो अगली स्लाइड पर हम बात करेंगे। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमने करके एक समान चुंबकीय क्षेत्र मान लें, देखो हम इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र मान लें, और चुंबकीय क्षेत्र को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। चुंबकीय क्षेत्र कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर अगर हम कोई वायर मान लें, यानी कि तार मान लें, और इस तार की लंबाई की अगर हम बात करें, ये तार मान लें, उस तार की अगर हम लंबाई की बात करें, तो इस तार की लंबाई जो हो जाएगी बच्चे वो हो जाएगी एल। लंबाई कितनी हो जाएगी? एल हो जाएगी। ठीक है, अब इस पर ऊपर से लगने वाला बल की बात करेंगे। ऊपर से अगर हम इस पर बल लगा दें, देखो इस टाइप से अगर ऊपर से हम क्या लगा दें, देखो ये बल लगा दें एफ, क्या लगा दें? बल यहाँ पर लगा दें। और धारावाही चुंबकीय क्षेत्र, एक समान धारावाही चुंबकीय क्षेत्र, उस पर लगने वाला बल एक दूसरे के कैसे होगा बताओ? लंबवत होनी चाहिए, 90 अंश पर होना। तो क्या रहा है? लगने वाला बल जो होगा, लगने वाला जो बल होता है, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम बोलेंगे एक समान, देखो इसको ऐसे लिखा जाएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, लगने वाला बल, बल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। लगने वाला बल एफ, लगने वाला बल एफ, सही है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। चुंबकीय क्षेत्र बी के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अर्थात हम इसको इस टाइप से लिख देंगे, देखो लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र बी के कैसा होता है? समानुपाती होता है। ये नंबर 1 मान लो इसको। नंबर 2 की बात करेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल एफ, लगने वाला बल एफ तार की लंबाई, तार की लंबाई, तार की लंबाई एल के समानुपाती होता है। कैसा होता है? के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। हम बोलेंगे अर्थात एफ समानुपाती एल के। ठीक है, थर्ड की अगर हम बात करें, नंबर थर्ड की अगर हम बात करें, देखो लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक है, यहाँ पर इसमें धारा जा रही है, धारा को बोलेंगे आई से। लगने वाला बल एफ धारा आई के, धारा आई के कैसा होता है? समानुपाती हो, समानुपाती होता है। अर्थात एफ समानुपाती आई, एफ समानुपाती आई। तो हम समीकरण नंबर इसको 1 मान लें, इसको समीकरण नंबर 2 मान लें, इसको समीकरण नंबर 3 मान लें। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 2 पे 3 को, 3 को क्या करने पर? मिलाने पर। समीकरण 1 व 3 को क्या करने पर? मिलाने पर एफ समानुपाती जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी आई और एल, बी आई और क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो ऐसे कोष्टक निकलेगा तो उस कोष्टक को बोलेंगे के बराबर हो जाएगा आई बी एल। क्या हो जाएगा? के बराबर आई बी एल। और प्रयोग द्वारा अगर हम के का मान अगर बन रखते हैं तो एफ बराबर हो जाएगा आई बी एल। क्योंकि देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र के लंबवत हो, क्षेत्र की कैसे हो? क्षेत्र की कैसे होता है बताओ? यदि लंबवत है, लंबवत हो तो
हो तो थीटा बराबर रख देंगे हम 90 अंश, कितना रख देंगे 90 अंश। तो फार्मूला हो जाएगा एफ बराबर आई बी एल और साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो देखो क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने हमें ये रिपीट करा है, क्वेश्चन ने बोला है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन बातों पर यानी किन किन कारकों पर क्या होता है निर्भर होता है। तो हम बोलेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र बी के समानुपाती होता है, तार की लंबाई के समानुपाती होता है और विद्युत धारा आई के कैसे होगा बताओ समानुपाती होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे तीनों समीकरण को एक साथ मिलाने पर तो हम बोलेंगे एफ बराबर एफ समानुपाती हो जाएगा बी आई एल के, तो एफ हो जाएगा आई बी एल। और अगर एक दूसरे के लंबत होंगे, एक दूसरे कैसे होते हैं लंबत हों, अगर एक दूसरे के लंबत हों तो हम बोलेंगे एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो हम बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की देखो हम बात करेंगे चुंबक तथा धारावाही परखनली पर अंतरस्फट कीजिए। चुंबक और धारावाही परखनली में अंतरस्फट कीजिए। सही है, चुंबक और धारावाही परखनली में क्या बताना है हमें अंतर बताना है। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है चुंबक क्या होता है। चुंबक जो होता है वो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जो एक पत्थर होता है जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं, और मैग्नेटाइट का जो फार्मूला होता है वो होता है Fe2O3। तो यहाँ पर बोल रहा है चुंबक तथा धारावाही परखनली में अंतरस्फट कीजिए। देखो यहाँ पे मैंने इस सवाल को लिख रखा है। चुंबक क्या है, प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है, प्राकृतिक चुंबक लोहे का क्या होता है ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो लोहे का ऑक्साइड की बात करेंगे तो होता है Fe2O3 जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट जो कि आयरन का अयस्क है। ठीक है, केमिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया है। तो चुंबक क्या है, प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है। जबकि धारावाही परिनलिका क्या है, धारावाही परिनलिका की बात करेंगे यदि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के बेलन पर तांबे के विद्युत रोधी तार के अनेक फिरे पास पास लपेट दिए जाएं तो इस बेलनाकार तारों की कुंडली को धारावाही परिनलिका कहते हैं। इसमें धारा प्रवाहित होने पर चुंबक की भांति व्यवहार करता है। देखो अगर हम अनुचुंबकीय पदार्थ का बेलनाकार विद्युत रोधी तार के अनेक फिरे, तो एक बेलनाकार हमने वो ले लिया, देखो एक बेलनाकार अनुचुंबकीय पदार्थ ले लिया, इसको बोलेंगे ये हमारे पास बेलनाकार अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा पदार्थ होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो देखो यदि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ बेलन पर तांबे के विद्युत रोधी तार के अनेक फिरे पास पास लपेट दिए जाएं, देखो इस पर अनेक फिरे हम जो है इस पर लपेट देंगे, तार के जो है अनेक फिरे हम क्या कर देंगे इस पर देखो लपेट देंगे। देखो तार पर अगर अनेक फिरे हमने इस पर लपेट दिया, ठीक है, अगर तार पे हम अनेक फिरे इस पर लपेट देंगे तो तार की कुंडली को धारावाही परखनली कहते हैं। इसमें धारा प्रभावित होने पर चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यदि एक अनुचुंबकीय पदार्थ जो कि बेलन की फॉर्म में, इस पर तांबे का तार, अगर हम इस पर तांबे के तार के अनेक फेरे लपेट दिए जाएं इस पर, तो यह और फिर इसमें करंट फ्लो करेंगे तो हम बोलेंगे जैसे कि चुंबक चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र में चारों ओर चुंबक के क्षेत्र जो चुंबक का क्षेत्र होता है, चारों ओर जो चुंबक का क्षेत्र होता है, उसी प्रकार बेलनाकार अनुचुंबकीय पदार्थ पर जो तांबे का हमने तार लपेटा है तो ये भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ था बच्चे वो यह लिखा हुआ था, देखो कि चुंबक और धारावाही परखनली में क्या अंतर होता है। तो चुंबक एक प्राकृतिक पदार्थ है यानी कि प्राकृतिक लोहे का ऑक्साइड है जिसका सूत्र Fe2O3 होता है। और धारावाही परिनलिका क्या है, तो धारावाही परिनलिका कुछ नहीं है, एक अनुचुंबकीय पदार्थ बेलनाकार पदार्थ होता है, उसके तांबे के अनेक फिरे लपेट दिए जाते हैं। जब उसको हम धारा प्रभावित करेंगे तो वह भी चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसी प्रकार चुंबक तथा धारावाही परिनलिका में क्या होता है अंतर होता है। अगले क्वेश्चन की देखो हम बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम अगले की बात करेंगे, दिए गए परिपथ में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर की गणना करनी है। ठीक है, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है हर हाल आपके सामने बोर्ड एग्जाम के अंदर मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हर बार यह देखा गया है और यह क्वेश्चन 110% आता भी है। समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में आता है। इसलिए मैं हर एक अनसोल्ड पेपर के अंदर आपको ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसलिए आपका प्रैक्टिस सही से हो जाए। ठीक है, तो इसी को देखते हुए देखो आज आपके सामने फिर एक यही क्वेश्चन समांतर क्रम को और श्रेणी क्रम को आपके सामने लेकर आया हूँ। तो वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से।
दिए गए परिपथ में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना। देखो यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, देखो बी है। इन दोनों के बीच में क्या निकालना हमें, इन दोनों के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। फिर जब तुल्य प्रतिरोध निकाल लोगे आप, तो फिर कह रहा है जहां पर 5 ओम का प्रतिरोध है उसके बीच क्या निकालना है, विभवांतर भी निकालना है, यानी कि 2 आंसर लेकर आने। देखो दोनों प्रतिरोध 4 ओम 4 और यहाँ पर लिख रखा 5 ओम, यहाँ पर 10 ओम, यहाँ भी कितना लिख रखा 10 ओम लिख रखा है। ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में होंगे, ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है। ये दोनों प्रतिरोध भी कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। पहले इन प्रतिरोधों का नाम देते हैं, इसको हम R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं, जबकि इसको R3, इसको बोलेंगे R4, जबकि इसको बोलेंगे R5। क्या बोलेंगे, R5। R1 बे R2 कौन से क्रम में, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में हम बोलेंगे R1 बे R2, R1 बे R2 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में। फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस का 1/R2। तो 1/R की अगर हम बात करेंगे तो देखो 1/R1 का मान दे रखा है 4, कितना दे रखा है 4, जबकि R2 का मान भी कितना दे रखा है 4 दे रखा है। हर समान है, हर का हम 1 ले लेंगे, ऊपर के ऊपर जोड़ देंगे 1 प्लस का 1। कैलकुलेशन करेंगे तो 2/4, 4 2 दूनी 4, यानी कि आ जाएगा 1/2। तो 1/R का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2, यानी कि जो R का मान जो आ गया वो आ गया 2 ओम। कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ठीक है, तो इसको इतना रफ करने के बाद, अगर हम इसको इतना रफ कर दें तो इन दोनों की कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा R का जो मान आया है, R का जो मान आ गया है वो आ गया हमारा 2 ओम। कितना आ गया, 2 ओम। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगले उस क्वेश्चन में पहुंचते हैं। देखो R4 भी R5 भी कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R4 और प्लस का 1/R5। ठीक है, 1/R की अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ भी R है और यहाँ भी R माना था, तो इसको डैश मान लें। इसको क्या मान लें, इसको डैश मान लेते हैं। ठीक है, 1/R4 का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 10 और प्लस 1/R5 का मान दे रखा है वो भी दे रखा है 10। हर समान है, हर का हम 1 ले लेंगे और ऊपर के ऊपर के कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 1/R डैश बराबर जो आ जाएगा 2 में कितना आ जाएगा 10, 1/5 आ जाएगा। सही है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5। तो R डैश का जो मान आ गया मेरे भाई वो आ गया 5 ओम। कितना आ गया, देखो वो आ गया 5 ओम। ठीक है, इसको भी हम समांतर क्रम को दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन जो बन का आ गया, क्वेश्चन जो बन का आ गया वो आ गया 5। कितना आ गया, 5 ओम आ गया। कितना आ गया, देखो 5 ओम आ गया। अब आप सब लोग बताओ कि ये तीनों प्रतिरोध R R3 और यहाँ पर R डैश आया, R R3 और R डैश कौन सी क्रम में हो गया, तो ये हो गया श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में यानी कि जस्ट बिल्कुल सामने हो गया। श्रेणी क्रम किसे बोलते हैं, किसी प्रतिरोध का पहला सिरा आने वाले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से क्या, किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोलते हैं। तो श्रेणी क्रम में हो गया। श्रेणी क्रम का फार्मूला जो होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस का, ठीक है, R1 के अकॉर्डिंग न चलते हैं, अब जैसे जैसे प्रतिरोध दे रखे वही चलते हैं। तो R बराबर हो गया R प्लस का R3 और प्लस का R डैश। क्या हो गया, R डैश। इसको डैश मान लें या डबल डैश मान लो, उसको क्या मान लें, डबल डैश मान लें। तो R डबल डैश बराबर जो आ गया वो आ गया 2 और प्लस का 5 और प्लस का 5, हम बोलेंगे 12 ओम आ गया। तो R का डबल डैश का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 12 ओम आ गया। ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच की अगर हम प्रतिरोध की बात करेंगे तो प्रतिरोध कितना प्रतिरोध आ गया, तो हम बोलेंगे 12 ओम प्रतिरोध आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे कह रहा है जब 5, ठीक है, विभवांतर दे रखा है इसमें। अच्छा, विभवांतर का मान और देखते हैं। देखो विभवांतर दे रखा है इसमें, विभवांतर की देखो हम बात करते हैं। बी का मान इस सवाल के अंदर दे रखा है 6 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 6 वोल्ट। और ओम का जो मान आ गया, R डबल डैश का जो मान आ गया वो आ गया 12 ओम। कितना आ गया, 12 ओम। धारा का मान करेंगे तो फार्मूला होता है R बराबर होता है B/I। क्या होता है, B/I। अगर हम I का मान निकालेंगे तो B/ क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो B का मान दे रखा है 6/2, ये आ जाएगा 1/2 और 0.5। कितना आ जाएगा, 0.5। तो I का जो मान आ गया मेरे दोस्त वो कितना आ गया, 0.5 एम्पियर। कितना आ गया, 0.5 एम्पियर। ठीक है, 0.5 एम्पियर की अगर देखो हम बात करेंगे तो धारा का मान जो इसमें चल रहा है, धारा का मान चल रहा है यहाँ पे, धारा का मान चल रहा है 0.5 एम्पियर। तो धारा का मान 0.5 एम्पियर चल रहा है, तो कह रहा है 5 ओम प्रतिरोध पर भी आपको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो बी का मान देखो यहाँ करता हूँ सवाल, चलो नीचे ही करते हैं। देखो नीचे ही सवाल करके देखते हैं। जब हमें धारा का मान दे रखा है 0.5 एम्पियर
और सवाल बोल रहा है कि जहां पर आपका 5 ओम प्रतिरोध है, 5 ओम प्रतिरोध है, उस जगह आपको क्या निकालना है, विभवांतर का मान क्या करना है, निकालना है। तो फॉर्मूला होता है R बराबर होता है B अपॉन I। तो B का मान आ जाएगा IR, सही है, और I का मान दे रखा है 0.5 और R का मान दे रखा है 5, तो B का मान आ गया, वो आ गया 2.5 ओम। कितना आ गया, 2.5 ओम। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, देखो सवाल होता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे कि इस दिए गए विद्युत परिपथ में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 12 ओम आ गया। फिर 12 ओम जब हमने प्रतिरोध निकाल लिया तो विभवांतर दे रखा है 6 वोल्ट। विभवांतर कितना दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है। ये विभवांतर की मल्टीप्लाई यानी कि विभवांतर की कैलकुलेशन जब हम 12 ओम प्रतिरोध से करेंगे तो धारा का मान आ जाएगा 0.5 एम्पियर। धारा का मान 0.5 एम्पियर आ जाएगा तो कह रहा है जब पूरे परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है, यानी कि प्रभावित हो रही है, तो आपको कह रहा है कि जहां पर 5 ओम का विभवांतर था, जहां पर 5 ओम का प्रतिरोध था, वहां पे आपको विभवांतर निकालना है। तो 5 ओम के प्रतिरोध पर जो विभवांतर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5 वोल्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर देखो, बात करते हैं। देखो विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व होता है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसको पहले रफ करते हैं, इस क्वेश्चन को पूरे को रफ करते हैं यहाँ पे। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व होता है। फ्यूज जो होता है विद्युत परिपथ में जो लगाए गए उपकरण होते हैं उनको क्या करता है, सुरक्षा करता है। यानी कि जो जितने भी विद्युत परिपथ के अंदर हमारे उपकरण जो होते हैं, जैसे कि विभवांतर, सेल वगैरह, बैटरी वगैरह, बंद कुंजी, खुली कुंजी, प्रतिरोध, बल्ब, उन सबको क्या करता है, उन सबकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो विद्युत परिपथ के अंदर फ्यूज का क्या महत्व होता है, तो हम बोलेंगे विद्युत परिपथ के अंदर फ्यूज का जो महत्व होता है वो विद्युत परिपथ के उपकरणों को बचाव का हेल्प करता है। ठीक है, किसी मकान में कुल अधिभार 2200 वाट है। कितना है, 2200 वाट। तो पी का मान की अगर हम बात करेंगे, पी का मान दे रखा है 2200 वाट। कितना वाट दे रखा है, 2200 वाट। ठीक है, विद्युत की आपूर्ति के 220 वोल्ट पर की गई है। किस पे की गई है, 220 वोल्ट पर की गई है। तो बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान दे रखा है 220 वोल्ट। कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। मकान में प्रयुक्त फ्यूज का अनुमातक क्या होगा, क्या होना चाहिए, यानी कि धारा का मान देखो कितना अनुमापन होगा। ठीक है, तो धारा का मान क्या कर रहा है हमें, देखो ये निकाल रहा है, धारा का मान क्या करना है, हमें निकालना है। तो P बराबर होता है फार्मूला BI। सही है, P का मान दे रखा है 2200 और B का मान दे रखा है 220 और I का मान क्या करना है, हमें निकालना है। तो 220 2200 बटे में 220 और यहाँ आ जाएगा I। ठीक है, ऊपर हम 220 और गुणा में 10 स्टेप्स ले सकते हैं, बटे में 230 बराबर I। 220 से 220 कट जाएगा तो I का मान कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। तो अनुमातन क्या होना चाहिए, तो हम बोलेंगे 10 एम्पियर होना चाहिए। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो हम बोलेंगे किलोवाट घंटा। क्या होता है, किलोवाट घंटा, ये होता है मात्रक। क्या होता है, मात्रक। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक मात्रक लिखिए तो हम बोलेंगे किलोवाट घंटा होता है। तो क्वेश्चन जो बन गया आपका, ये बन गया। देखो कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व होता है, तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का जो महत्व होता है, विद्युत परिपथ के उपकरणों को बचाव करता है, बचाव के लिए हेल्पफुल होता है फ्यूज का। फिर दूसरा कह रहा है कि जब 2200 वाट आपका मकान में कुल अधिभार 2200 वाट है, विद्युत आपूर्ति के लिए 220 वोल्ट पर की गई है, तो कह रहा है कितना इसमें अनुमातन होगा, यानी कितना इसमें एम्पियर धारा बहेगी, तो हम बोलेंगे 10 एम्पियर की धारा बहेगी। साथ में हम बोलेंगे विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो हम बोलेंगे किलोवाट घंटा, या हम बोलेंगे किलोवाट घंटा। ठीक है, क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। फिर विद्युत परिपथ में अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर में क्वेश्चन दे रखा है। 3 नंबर का क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन होता है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा था, जबकि ऊपर वाला जो क्वेश्चन दे रखा था वो कितना दे रखा था, वो दे रखा था 6 नंबर का। ठीक है, और देखो यहाँ पर मैंने आपको एक बार बताऊँ, देखो ये जब हमने आपका जो चौथा जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको मिलेगा अध्वा का, क्या मिलेगा, देखो उसमें अध्वा भी मिलेगा। चाहे आप ये वाला क्वेश्चन कर दो, चाहे आप ये वाला क्वेश्चन कर दो। तो मैंने आपको ये भी सोल्व करा दिया है, आपको देखो ये भी मैंने बिल्कुल सोल्व करा दिया है। जब मैंने इसको सोल्व कराया तो अध्वा के ये वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, लेकिन भले से मैंने आपको करा दिए हैं, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, वो चॉइस की बात है। दिए गए विद्युत परिपथ में ए तथा बी के भी तुल्य प्रतिरोध निकालो। सही है, विभवांतर का मान भी निकालना है। आप चाहे उसी सवाल को करने के बाद इस सवाल को छोड़ दो बोर्ड एग्जाम में, कोई बात नहीं, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। इसको अगर आप नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ये मैं कर दूंगा, तो आप इसको कर लो। ठीक है, और ये भी मैं आपको देखो करा कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों का नाम और आवरणों
आवरण तारों के रंग लिखिए। तो मेरी विद्युत परिपथ में तारों के नाम क्या होते हैं? देखो, घरेलू विद्युत परिपथ में मुख्य रूप से 3 तार पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कितने तार पाए जाते हैं? 3 तार पाए जाते हैं। लाइव तार, न्यूट्रल तार तथा अर्ध तार। लाइव तार का रंग जो होता है लाल या भूरा होता है, और न्यूट्रल तार का रंग जो होता है काला होता है, और अर्ध तार का रंग जो होता है वो हरा या पीला होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो बात करते हैं। अब स्टार्ट हो गया उपभाग नंबर 2, यानी कि सब सेक्शन नंबर 2, यानी केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। और केमिस्ट्री में सबसे पहले जो क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, उसमें क्या रखा है उसने? निम्नलिखित यौगिक के आईपीसी नाम लिखिए। तो आईपीसी नाम की अगर हम बात करेंगे, देखो 5वें का आ का उत्तर, आ का उत्तर। ठीक है, उत्तर की हम बात करेंगे आईयूपीएसी नाम, तो CH3 और CH2। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख रखा है CH2, यहाँ लिख रखा है Br। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो हम गिनती करेंगे यहाँ से 1 2 3। 3 की लगता है प्रोपेन, क्या लगता है? प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड प्रोपेन लाएंगे। और 1 नंबर पर क्या है? 1 नंबर पे है ब्रोमो। क्या नंबर है? ब्रोमो। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसी प्रकार देखो आगे बात करते हैं। नीचे लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो CH3 CH2 और COOH। गिनती की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 और 3। इनके लिए क्या लगता है? प्रोपेन। और नंबर 1 पर जो है वो है ओई कमल। क्या है? ओई कमल। तो इसका जो नाम हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा प्रोपेनोई कमल। क्या नाम हो जाएगा? देखो इसको जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोई कमल, प्रोपेनोई कमल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन 2 नंबर में क्वेश्चन था, एक ही नंबर का आपको क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए। केवल समीकरण लिखनी है, केवल संतुलित समीकरण लिखनी है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसका उदाहरण लिखना है। ठीक है, हाँ सॉरी, सवाल देखो ये लिख रखा है, संयोजन अभिक्रिया कैसे किसे कहते हैं? केवल समीकरण लिखनी है। तो वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, देखो एग्जाम्पल मैं आपको कम से कम 2-3 एग्जाम्पल लिखकर दिखाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है देखो, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्वेश्चन बी का फर्स्ट। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें देखो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, जैसे कि नाइट्रोजन गैस, जैसे कि हम अगर बात करेंगे नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया, देखो अगर हम नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से करेंगे 1:3 में, तो कौन सी गैस बनती है? तो अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, वो भी 2 अणु उसके मिलते हैं। इसी प्रकार जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ करने पर क्या बनता है? सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है। साथ में 200 गुणा मार देंगे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ने के बाद केवल एक उत्पाद बनाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ने के बाद केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, कितने अभिकारक हैं? 2 अभिकारक हैं, ओनली एक उत्पाद बनाया है। यहाँ पे कितने अभिकारक? 3 अभिकारक हैं, ओनली एक उत्पादक बनाया है। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ने के बाद केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो हम बात करते हैं। संतुलित समीकरण लिखिए। क्या लिखना है हमें? संतुलित समीकरण लिखनी है। तो संतुलित समीकरण कैसे लिखे जाएंगे? देखो अभी आपको समझा रहे हैं। देखो संतुलित समीकरण की बात करते हैं हम। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फार्मूला जो होता है, बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2। ठीक है, प्लस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास बी का सेकंड। बी का कितना है बताओ? तो सेकंड है। संतुलित समीकरण लिखनी है, लिख देंगे संतुलित समीकरण, संतुलित, और यहाँ पर लिख दिया हमने समीकरण, यानी कि संतुलित समीकरण। ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, और एल्युमिनियम सल्फेट का जब फार्मूला होता है वो होता है Al2SO4 का होल राइज। एरो के बाद क्या रहा है? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का फार्मूला होता है BaSO4, साथ में प्लस में उसने बोल रखा है एल्युमिनियम क्लोराइड, और एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है AlCl3, AlCl3। तो कह रहा है समीकरण बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड, संतुलित समीकरण लिखनी है हमें। तो Ba1 है, यहाँ पर Ba1 है। Cl कितने? देखो यहाँ पर कितने Cl 2 हैं, जबकि यहाँ पर Cl कितनी है? 3 है। तो एक काम करते हैं, हम जब गुणा मारते हैं, यहाँ 300 गुणा मारते हैं। कितने से गुणा मारते हैं? हम 300 गुणा मारते हैं। ठीक है, तो इधर भी हमें गुणा कितने से मारनी पड़ेगी? देखो एल्युमिनियम कितने कितने एल्युमिनियम है? यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है, तो यहाँ गुणा मारनी पड़ेगी हमें 2 से। Ba कितने यहाँ पे? 3, तो यहाँ गुणा मारनी पड़ेगी हमें 3 से। ठीक है, कितने से गुणा मारनी पड़ेगी? यहाँ गुणा मारनी पड़ेगी हमें 3 से।
यहाँ गुणा मारनी पड़ेगी हमें 3 से। ले भाई ये गुणा हो गए 3 से। तो बी ए कितने हो गए 3, यहाँ भी बी ए कितने हो गए 3, सी एल कितने हो गए 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 दूनी 6, कितने एल्युमिनियम है 2, यहाँ भी एल्युमिनियम कितनी है 2, सल्फेट कितनी है 3, यहाँ भी सल्फेट कितनी है 3। तो संतुलित समीकरण जो लिखी जाएगी वो इस प्रकार से लिखी जाएगी। ठीक है, अगले सवाल पर पहुँचते हैं, छठे का पहला। तो प्रश्न नंबर देखो हम बोलेंगे प्रश्न नंबर 6 का ए का उत्तर, 6A का उत्तर, 6A का उत्तर, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम लिखेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सही है। तत्व कौन सा दे रखा है, सोडियम। तो सोडियम का संकेत जो होता है Na होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है। तो 1s2 और 2s2 और 2p 6 और 3s बन, यानी कि 2,8,1। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर दे रखा है क्लोरीन, और क्लोरीन का जो संकेत होता है वो Cl होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है। 1s2 और 2s2 और 2p कितना 6, 3s2 और 3p कितना 5। पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में कितने 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है। तो निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास की अगर हम बात करेंगे तो देखो सोडियम का 2,8,1 हो गया और क्लोरीन का 2,8,7 हो गया। ठीक है। इसी प्रकार देखो हम आगे बात करते हैं, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। निम्नलिखित समीकरण क्या करना है हमें, संतुलित करना है। ठीक है। यहाँ पर देखो मूव करके देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर करते हैं सभी सवाल को। निम्नलिखित समीकरण क्या करना है हमें, संतुलित करना है। ठीक है। तो समीकरण देखो, समीकरण जो लिख रखी है पहले यहाँ पे लिख रखा है इसने Fe, साथ में H2O, साथ में जो लिख रखा है Fe2O3 और प्लस H2, ये लिख रखा है। समीकरण नंबर 2 की बात करेंगे, समीकरण नंबर हम 2 की बात करें तो लिख रखा है देखो इसने C6H12O6 प्लस O2, और एरो के बाद जो लिख रखा है इसने CO2, और साथ में लिख रखा है इसने H2O। क्या लिख रखा है, H2O। ठीक है। समीकरण संतुलित की बात करेंगे, देखो Fe कितने हैं इधर, एक इधर Fe कितने हैं 2, तो हम गुणा कितने से मार देंगे 2 से गुणा मार देंगे। ठीक है। H कितने इधर, H देखो 2 हैं। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने इधर 3 है, तो हम गुणा कितने से मार देंगे 3 से गुणा मार देंगे। 1 या 2 सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर आपके 100 to 1% आपसे कह रहा हूँ कि 1 या 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं समीकरण संतुलित करने के लिए। ठीक है। तो देखो Fe कितना है इधर, Fe कितना 2, तो हमने 2 से गुणा मार दी। H कितना था, ऑक्सीजन कितने इधर देखो 3, तो यहाँ भी गुणा कितने से मार दी हमने 3 से गुणा मार दी। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 3 दूनी 6, तो हम गुणा कितने से मार देंगे, यहाँ भी गुणा कितने से मार देंगे 3 से गुणा मार देंगे। अब देखो दूसरा का इसको दूसरा का देखो, इसको चेक करते हैं। 2 Fe है, इधर भी 2 Fe है। हाइड्रोजन 6 है, तो इधर भी हाइड्रोजन 6 हो गए। ऑक्सीजन कितनी है 3, तो इधर भी 3 हो गए। कार्बन कितने देखो इधर दूसरे नंबर पर बात करेंगे, देखो कार्बन कितने 6, और यहाँ भी कार्बन कितने देखो 1 है, तो यहाँ गुणा मार देंगे हम 6 से। ठीक है। H कितने हैं देखो, H 12 है, यहाँ पे कितने H है, यहाँ पर H है 2, तो यहाँ भी गुणा मार देंगे हम 6 से। तो कार्बन 6, यहाँ भी कार्बन 6 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए 12, 6 दूनी है भी हाइड्रोजन कितने हो गए 12 हो गए। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 6 18, तो यहाँ गुणा मार देंगे हम 6 से। 6 दूनी 12 और 6 18। ठीक है। इस प्रकार समीकरण क्या करनी पड़ेगी हमें, संतुलित करनी पड़ेगी। ठीक है। एक न एक समीकरण आपको संतुलित करना बोर्ड एग्जाम में आती है, तो आपको 110% आप समीकरण को संतुलित करना सीखें और उसको करके जाऊँ। ठीक है। अगले क्वेश्चन की देखो बात करेंगे, निम्नलिखित पर संचित टिप्पणी लिखी हो। देखो निम्नलिखित पर संचित टिप्पणी लिखनी है। अम्लीय वर्षा क्या होती है, तन्यता या अगाध बनने क्या होती है, मिसल क्या होती है। आप इस क्वेश्चन को छोड़ो, काफ़ी ज़्यादा राइटिंग लिखनी पड़ेगी, आपको ये वाला क्वेश्चन लिखना है। संक्षारण से आप क्या समझते हैं, इसकी सुरक्षा के 2 उपयोग लिखियो। ठीक है। लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना संक्षारण कहलाता है, जिसका सामान्य सूत्र हम लिखेंगे देखो प्रश्न नंबर, ऐसे लिखेंगे प्रश्न नंबर 7 का 7 अधभा का ए का उत्तर, ए का उत्तर। ठीक है। एक उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा संक्षारण। संक्षारण माने किस चीज़ का किसी किसी पार्ट से हट के कमी होना, यानी कि किस चीज़ के हर अपनी बॉडी पार्ट से मान लो कि कोई भी पदार्थ है उसका लगातार कम होना। सही है। वायुमंडल के अकॉर्डिंग, वायुमंडल के प्रभाव के कारण उसका लगातार कम होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। तो किसे बोलते हैं संक्षारण, इसकी देखो बारे में बात करते हैं। लोहे पर जंग का लगना ही संक्षारण कहलाता है। ठीक है। लोहे पर जंग ऐसे लगती है, देखो अगर मैंने यहाँ पर लोहा लिखा, अगर मैंने यहाँ पर ये लोहा बना दिया, तो इसमें इस पर लगातार वर्षा यानी कि H2O, और धरती से भी क्या मिलेगा देखो H2O मिलेगा। फिर लगातार वायु की उपस्थिति, वायु के साथ इस पर अटैक, वायु इस पर लोहे पर क्या करेगी, इस लोहे पर वायु क्या करेगी, अटैक करेगी। ठीक है। और इसी प्रकार के कारण जो Fe है, Fe प्लस 2 फॉर्म में रहता है। Fe देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो Fe
FeO अगर FeO की बात करेंगे तो Fe प्लस का 2 और ऑक्सीजन माइनस का 2। ठीक है, अभी इस वाले ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसे बोलेंगे फेरस ऑक्साइड। और फेरस ऑक्साइड के अंदर Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 24 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 26 होता है परमाणु क्रमांक, और 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें त्याग रखे हैं। तो Fe के पास जो इलेक्ट्रॉन कितने? 24 हैं। लेकिन जब इस पर लगातार पानी की मात्रा और वायु की उपस्थिति होती है तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर देता है। लगातार इलेक्ट्रॉन अपना 1 इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर देगा, जिसको हम बोलेंगे जहां पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी। जहां पर क्या हो जाएगी? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। जब लोहे पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो जाती है तो उसको बोलते हैं लोहे पर जंग का लगना, जिसको बोलेंगे जिसको बोलेंगे संक्षारण। क्या बोलेंगे? संक्षारण। और लोहे पर जंग के लगने का सूत्र जो होता है, लोहे पर जंग का लगने का जो सूत्र होता है मेरे भाई, देखो वो क्या होता है, बोर्ड में पूछा गया है एक बार, लोहे पर जंग का लगना है, जंग का लगना। तो लोहे पर जंग का लगना जो होता है, देखो ये Fe+3 जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन -2 से तो क्या बनाएगा? Fe2 और O3। तो लोहे पर जंग के लगने का सूत्र जो होता है वो होता है Fe2O3 इंटू XH2O। क्या होता है? इंटू XH2O। XH2O की अगर हम बात करेंगे तो देखो लोहे पर जंग के लगने का ये क्या बन गया? ये सूत्र बन गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो हम बात करते हैं। फिर आगे भी इसने लिख रखा है, इसमें सुरक्षा के 2 उपयोग लिखिए। इन पर सुरक्षा के क्या लिखना है? 2 उपयोग लिखने हैं। तो कार्बन उसके तांबे का पेस्ट बनाकर, तांबे का भूरे रंग का पेस्ट बनाकर अगर हम लोहे पर पेंट कर दिया जाए तो संक्षारण से बचा जा सकता है। साथ ही अगर मैं आपसे बात करूंगा कि अगर लोहे की दीवार पर या लोहे के पदार्थ पर अगर हम किसी भी पदार्थ का अगर पेंट कर दें तो भी लोहे संक्षारण से क्या होता है? बचा जा सकता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित इसके बारे में बताना है। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? आपको उदाहरण सहित इसको क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो देखो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की उत्सर्जन होता है, ऊष्मा क्या करता है? छोड़ता है। ठीक है, सबसे पहले देखो हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक पढ़ा हमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एक पढ़ना है हमें ऊष्माक्षेपी, एक पढ़ना ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ये हमने हेडलाइन बना दी। साथ ही क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 7 अथवा का बी का उत्तर, 7 अथवा का बी का उत्तर, 7 अथवा का बी का उत्तर। ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पहले पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, फिर पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जो ऊष्मा को क्या करता है? जो ऊष्मा को, देखो ऊष्माक्षेपी किससे बोलते हैं? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। और ऊष्माशोषी जो होता है उसे बोलेंगे ऊष्मा का अपशोषण, ऊष्मा का अवशोषण। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद की तरफ ऊष्मा के मान को प्लस में लिखा जाता है, ऊष्मा के मान को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। देखो एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। सही है, अगर हम कार्बन की रिएक्शन, अगर कार्बन को वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं? दहन करते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। साथ में 94 किलो कैलोरी क्या मिलती है? हमें ऊष्मा मिलती है। इसी प्रकार देखो जब मैथेन को वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं? दहन करते हैं। क्या करते हैं? देखो दहन करते हो तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या बनता है? H2O बनता है। साथ में 64 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है? हमें देखो प्राप्त होती है। किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है? प्राप्त होती है। तो हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा के मान को उत्पाद की तरफ धनात्मक चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, कार्बन की अभिक्रिया, कार्बन को वायु में दहन करने पर CO2 बनता है जिसमें 64 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है? मुक्त होती है। इसी प्रकार जब मेथेन की अभिक्रिया, मेथेन को जब वायु में दहन करते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, साथ में 64 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है? मुक्त होती है। तो हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल मैंने परिभाषा आपको बता दी है और इसके मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? अपशोषण होता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? अपशोषण होता है, उसे
शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्रिया में उष्मा के मान को धनात्मक चिन्ह के साथ अभिकारक की साइड लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? अभिकारक की साइड लिखा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, देखो अगर हम बात करें नाइट्रोजन गैस साथ में हाइड्रोजन गैस, साथ में हाइड्रोजन गैस और 500 किलो कैलोरी, देखो 500 किलो कैलोरी। चलो ये वाला एग्जाम्पल नहीं है, अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसको छोड़ो। देखो अगर कार्बन को हम सल्फर से रिएक्ट करें तो इसमें 9400 कैलोरी, 9400 कैलोरी कैलोरी अगर हम उसमें इसमें ध्यान करें तो बनेगा कार्बन डाइसल्फाइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइसल्फाइड। तो देखो, तो ये कार्बन जो है सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो कितनी उष्मा अब्जॉर्ब करेगा? तो ये करेगा 9400 किलो कैलोरी उष्मा क्या करेगा? अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होता है? अवशोषण होता है, उसे उष्मा उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें उष्मा के मान को धनात्मक चिन्ह के साथ उत्पादों की तरफ क्या होता है? लिखा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो उपभाग नंबर 3, उपभाग नंबर 3 यानी कि सब सेक्शन नंबर 3 यानी बायोलॉजी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर जो है बायोलॉजी क्या स्टार्ट हो गई? देखो यहाँ पर स्टार्ट हो गई है बायोलॉजी। क्या स्टार्ट हो गई? देखो बायोलॉजी। ऑक्सी तथा अनोक्सी श्वसन में कोई दो अंतर लिखना है, 1 नंबर में दे रखा है। लसिका व रुधिर में कोई दो अंतर लिखना है, वो भी 1 नंबर में दे रखा है। कायिकी जनन किसके द्वारा होता है? कायिकी जनन किसे कहते हैं? 1 नंबर में लिखना है आपको। हृदय का कार्य क्या होता है? 1 नंबर में लिखना है। ठीक है, तो बायोलॉजी में देखो पहला जो क्वेश्चन आ गया 8वां का क्वेश्चन, जो 4 दे रखे हैं, इस चारों क्वेश्चन 1 नंबर में दे रखा है आपको। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो ऑक्सीजन, ऑक्सी तथा अनोक्सी श्वसन में अंतर, दो अंतर बताने हैं। इसी प्रकार लसिका और रुधिर में कोई दो अंतर बताने हैं। और लास्ट में कायिकी जनन किसे कहते हैं और हृदय का कार्य क्या होते हैं। ठीक है, 1 नंबर में है तो सिर्फ हमें 10 से 20 वर्ड हमें लिखने होंगे। ठीक है, तो देखो ये मैंने यहाँ पर टाइपिंग करा रखी है। टाइपिंग की अगर देखो हम बात करेंगे, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देखो, ऑक्सी श्वसन जो होता है, ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अनोक्सी श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रक्रिया में कोशिका द्रव्य के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, जबकि अनोक्सी श्वसन के प्रक्रिया केवल कोशिका द्रव्य में क्या होती है? संपन्न होती है। आपको ये लिखना है। ठीक है, 1 नंबर में आपका ये उत्तर आपको लिखना होगा। ठीक है, इस प्रकार लसिका एवं रुधिर में, लसिका एवं ब्लड में, लसिका और रुधिर के अंदर दो अंतर बताने हैं। लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ है, जबकि रुधिर एक संयोजी ऊतक है। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती, जबकि रुधिर रुधिर के अंदर लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। यानी कि लसिका के अंदर WBC नहीं होता, जबकि रुधिर के अंदर WBC क्या होता है? देखो होता है। ठीक है, WBC क्या होता है? होता है। ठीक है, अगली बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो क्या रखा था इसने कि कायिकी जनन किसे कहती हैं? जब किसी पौधे के किसी कायिकी भाग से नया पौधा बनता है तो उसे कायिकी जनन कहते हैं। कायिकी जनन की कायिकी प्रबंधन भी कहते हैं। यह एक तरल अलिंगिक जनन है। यह क्या है? एक तरल क्या है? अलिंगिक जनन है। तो कायिकी जनन किसे कहते हैं? देखो इसके बारे में बात करते हैं। तो कायिकी जनन जो होता है इसको देखो कायिकी प्रबंधन भी बोलते हैं। तो कायिकी जनन किसे बोलते हैं? जब किसी पौधे के किसी भाग से नया पौधा बनता है, जब किसी पौधे किसी भाग से क्या बनता है? एक नया पौधा बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कायिकी जनन बोलते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन बात करते हैं। हृदय शरीर के चारों ओर रक्त पंप करता है। हृदय शरीर के चारों ओर रक्त पंप करता है। यह रक्त को अंगों और मांसपेशियों में पहुंचाता है। यह ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों को शरीर के सभी हिस्सों में क्या करता है? पहुंचाता है। शरीर के सभी हिस्सों में क्या करता है? पहुंचाता है। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन की देखो अगर हम बात करते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो तो अगले क्वेश्चन में लिख रखा है इसने, क्वेश्चन नंबर देखो रसायन संश्लेषण क्या होता है? इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम एवं उसके कार्य भी बताने हैं। तो रसायन संश्लेषण क्या है? इसमें भाग लेने वाले 3 जीवाणुओं के नाम और उसके क्या बताने हैं? हमें कार्य भी बताने हैं। रसायन संश्लेषण बैक्टीरिया और अन्य जीवों में होने वाले एक जैविक प्रक्रिया है। इसमें कार्बनिक रासायनिक प्रक्रिया से ऊर्जा का उत्पादन होता है और इस ऊर्जा का इस्तेमाल भोजन बनाने में क्या होता है? भोजन बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रखा है देखो रसायन संश्लेषण क्या है? बैक्टीरिया अन्य जीवों में होने वाली एक जैविक प्रक्रिया है। इसमें अकार्बनिक रासायनिक प्रक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो भोजन के पकाने में होता है। रसायन संश्लेषण में भाग लेने वाले कुछ जीवाणुओं के नाम ये हैं: सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, मेथेन बैक्टीरिया, लोहा और मैग्नीज बैक्टीरिया आदि। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसलिए बोलूँगा आप लोगों को, रसायन संश्लेषण कम से कम 2 बार बोर्ड एग्जाम में आ गया है और अभी भी मैं आपसे ये बताऊंगा कि रसायन संश्लेषण को आपको लिखना है और उसके बैक्टीरिया के नाम भी आपको क्या करने हैं? बताने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, देखो अगले क्वेश्चन की प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 टोटल 11 क्वेश्चन आते हैं।
प्रश्न नंबर 10 की अगर बात करेंगे, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ एवं नामांकन चित्र बनाइए। बनाते हुए विभिन्न भावों के नाम एवं कार्य भी बताने हैं। सही, विभिन्न भावों के नाम भी बताने हैं और उनके क्या बताने हैं, कार्य भी आपको क्या करने बतानी है। ठीक है, तो पुष्प की संरचना हमने बना रखी है, देखो यहाँ पर पुष्प की संरचना बना रखी है, देखो हमने यहाँ पर। तो पुष्प की संरचना की अगर हम बात करेंगे तो पुष्प में 4 भाग होते हैं। पुष्प में यानी पुष्प में कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। नंबर 1 की बात करेंगे तो बाह्य दलपुंज होता है। क्या होता है, बाह्य दलपुंज होता है, जो कि पुष्प के सारे सभी भागों के करता बनाए रखता है, जो कि पुष्प के सभी भागों के करता है बना हुए रखता है। इस टाइप से देखो, पुष्प के सभी भागों के करता अपने ऊपर बना हुआ रखता है, जिसको पुष्प आसन भी बोलते हैं। पुष्प आसन पर पुष्प के सभी भाग क्या होते हैं, स्थापित होते हैं, जिसको पुष्प, और जो कि पुष्प के सही भागों के करता रक्षा करता है। जब पुष्प जब स्टार्टिंग अवस्था में होता है तो पुष्प के करता बंद रखता है। और बाह्य दलपुंज जो होता है कैसे कलर का होता है, हरे कलर का होता है। जब ये खुलता है तो ये नीचे की ओर क्या होता है, ये लटक जाता है। ठीक है, तो बाह्य दलपुंज। फिर उसके बाद आ गया नंबर 1। नंबर 2 की बात करेंगे हम, दलपुंज। दलपुंज किसे बोलते हैं, पुष्प के जो फूल का अलग अलग जो कलर होता है, अलग अलग जो रंग होता है, वही पुष्प के क्या होता है, दलपुंज होता है। तो दलपुंज का जो मुख्य कार्य होता है, ये मनुष्य और कीटों को अपनी ओर क्या करना होता है, इसको आकर्षित करना होता है। ठीक है, किसमें, दलपुंज में। ठीक है, नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, नंबर 3 पर देखो दे रखा हमारे पास, नंबर 3 पर जो होता है वो होता है हमारे पास पुंकेसर। यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है पुंकेसर, जिसको हम पुमंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुमंग भी बोलते हैं, जिसको हम नर जयांग बोलते हैं, नर जयांग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर जयांग भी बोलते हैं। ठीक है, ये पुष्प का तीसरा भाग है। इस पुष्प के तीसरे भाग में 3 भाग पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है पुतंतु और एक पाया जाता है पराकोष। क्या पाया जाता है, पराकोष। और पराकोष के अंदर ही, पराकोष के अंदर क्या होता है, देखो पराकोष के अंदर पराकण होता है। पराकोष के अंदर क्या होता है, ये पराकण होता है। ठीक है, तो पुंकेसर या पुमंग नरजायंग जिसको हम बोलते हैं, यह है पुष्प का नर वाला भाग है। पुष्प का नर वाला भाग है। इसमें 3 भाग, इसमें 2 भाग पाए जाते हैं, एक पुतंतु और एक पराकोष। और पराकोष के अंदर ही क्या पाया था, पराकण पाया जाता है। और ये पराकण होते हुए कहाँ पहुंचता है, वर्तिका पहुंचता है। और वर्तिका जो है हमारे पास नंबर 4th पार्ट है ये। तो हम बोलेंगे स्त्री केसर, स्त्री केसर, जिसको हम बोलते हैं जयांग। क्या बोलते हैं, जिसको हम जयांग भी बोलते हैं। और मादा जनन अंग बोलेंगे, मादा जनन अंग। क्या बोलेंगे, मादा जनन अंग बोलेंगे इसको। ठीक है, तो स्त्री केसर किसे बोलते हैं, ये है पुष्प का चौथा भाग है। यह पुष्प का चौथा भाग है, जिसको हम स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर भी 3 भागों में डिवाइडिंग होता है, एक तो वर्तिका, एक वर्तिकाग्र और एक अंडाशय। सबसे ऊपर है वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर क्या है देखो अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजाणु होता है। तो हमें जो है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकन चित्र बनाना है। चित्र बनाकर उसके सही भागों के नाम हमें क्या करने हैं, लिखने हैं। बाकी कुछ बात नहीं है, आपको सिर्फ ग्राफ बना के, पुष्प का ग्राफ बनाकर उसके सारे भागों के बारे में क्या होता है, आपको लिखना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के देखो अगर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या रखा है। हाँ, ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में हमारे साइंस के पेपर में। लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य की हृदय की संरचना का उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन करना है। या आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप आधा वाला क्वेश्चन कर दो। मैंने जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको वो कराऊंगा मनुष्य के हृदय की संरचना का उपयुक्त चित्र। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, आप सिर्फ ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, लास्ट में मैंने टाइपिंग कर रखी है इस क्वेश्चन की भी। और टाइपिंग में अगर हम बात करेंगे, देखो ये लिख रखा है, प्रश्न नंबर 11 का उत्तर। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर, हृदय की संरचना का, हृदय की संरचना का हृदय अंग, हृदय की संरचना हृदय वह अंग है। देखो पहले आपको समझाते हैं। देखो हृदय आपको इसमें बनाना है, आपको इस वाले चित्र के अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको हृदय